हुआ, अपमान सहा, रास्ते में चलने का हक नहीं था, शिक्षा लेने का हक नहीं था, साथ में बैठ के किसी के खाना नहीं खा सकता था। दलित हिंदुवादी व्यवस्था में जब जो आजादी के 75 साल बाद भी भारत देश में दलितों को, जो पिछड़े हैं, जो मुस्लिम समाज में जो गरीब हैं, जो दलित वहाँ के जो पसमानदा हैं, उनको बहुत सारे अधिकार नहीं मिले। उन्हीं अधिकारों को लेकर के हम अपनी मांग रखेंगे इस सम्मेलन में और उन्हीं अधिकारों के प्रति समाज को जागरूक भी करेंगे और सरकार के सामने अपना हम प्रस्ताव भी रखेंगे। जैसा आपने कहा कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं, तो क्या दलित समाज को आरक्षण दिया गया था तो उनको अधिकार नहीं मिला क्या? जो आरक्षण की बात होती है, बाबा साहब का संविधान लागू हुआ, आरक्षण कुछ क्षेत्रों में लागू हुआ, जबकि आरक्षण का मतलब नौकरी नहीं होता, आरक्षण का मतलब भागीदारी होती है, हिस्सेदारी होती है। और जैसे लोकसभा में तो आरक्षण दे दिया, लोकसभा में सीटें सुरक्षित हो गई, लेकिन वही राज्यसभा में आरक्षण नहीं दिया। लोकसभा में अगर दलितों के हित में कोई कानून पास होता है तो राज्यसभा में जाके गिर जाता है। विधानसभा में आरक्षण दे दिया तो विधान चालाकी के साथ तो विधान परिषद में नहीं दिया। विधानसभा में कानून पास होता है दलितों के हित में तो विधान परिषद में गिर जाता है। आज भी इस देश के अंदर जुडिशरी में, न्यायपालिका में दलितों को कोई सहभागिता नहीं, कोई आरक्षण नहीं। आज भी इस देश के अंदर सेना के अंदर जो सहभागिता चाहिए वो नहीं मिल पाया। और तमाम ऐसे सेक्टर हैं अभी एकल पदों पे। आप देखिए यूनिवर्सिटियों की कुलपति की नियुक्ति होती है तो कहते हैं आरक्षण नहीं लागू होगा। इंटर कॉलेजों के प्रिंसिपल की नियुक्ति होती है, कहते हैं आरक्षण नहीं लागू होगा। वो कहते हैं एकल पद है। तो सवाल इस बात का है, गांव में प्रधान भी एक ही पद होता है, तो गांव में प्रधान एक पद होता है और इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल बना रहे, कह रहे एकल पद है, वहाँ आरक्षण क्यों नहीं? क्योंकि ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान का जो पद है वो यूपी को, पूरे प्रदेश को यूनिट माना जाता है। तो जितने भी अगर मान लीजिए 5000 प्रधान बनते तो उसमें आरक्षण मिल जाता है। तो अगर 5000 अगर प्रिंसिपल भी बना रहे हो, 500 प्रिंसिपल भी बना रहे हो पूरे प्रदेश में, तो उसमें आरक्षण क्यों नहीं दोगे? कुलपतियों की नियुक्ति में कहते हैं एकल पद है। भाई जिला पंचायत अध्यक्ष भी जिले में एक ही होता है, एकल पद होता है, तो वहां आरक्षण लागू हो सकता है। तो कुलपति जैसे पद पे नियुक्ति कर रहे हो, वहां आरक्षण दिए नहीं, तो बड़ी बेईमानी। राजनीति में आरक्षण तो मिल गया जी, लेकिन शिक्षा जहाँ नौकरी के नाम पे उसमें क्यों आरक्षण? राजनीति में आरक्षण उन लोगों ने जानबूझ के दिया, क्योंकि राजनीति से जो आरक्षण को मतलब दफन करने वाले लोग हैं, उनको राजनीति में आरक्षण दे दिया तो उनको अपने गुलाम मिल गए, उनको अपने हरवाहा मिल गए, उनको अपने दलाल मिल गए। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप देखेंगे ग्राम पंचायत में अगर सीट आरक्षित हो जाती है राजनीति में, तो कोई बड़े आदमी है, जैसे गांव का कोई जमींदार है, वो अपना हरवाहा। यहाँ विधानसभाओं में भी यही हाल है कि जो पार्टियों में जो बड़े नेताओं का जाके उनके सामने नाक रगड़ता है, उनकी जी हुजूरी करता है, तो जो किसी लायक नहीं है, उस दलित को वो लोग, चाहे बीजेपी चाहे अन्य पार्टियां भी आप देखेंगे, उसको वो लोग नेता बनाते हैं। लेकिन लड़ने वाला दलित, जो जागरूक दलित है, जो जानकार दलित है, वो सब मिल करके उसको नालायक घोषित करते हैं, उसको कहते हैं कि नहीं वो आदमी ठीक नहीं है। लेकिन उनको कौन चाहिए? अपना गुलाम। तो जो राजनीतिक आरक्षण मिला, इससे तो उनको गुलाम अच्छे मिल गए और अपने गुलामों को उन्होंने प्रतिनिधि बना करके सदन में भेज दिया। तो उस आरक्षण से समाज का भला नहीं हुआ, बल्कि सरकार, समाज का भला तब होता कि ज्यादा ज्यादा लोग नौकरियों में आते, ज्यादा ज्यादा लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाते, ज्यादा ज्यादा लोग विधान परिषद और वहां भी जाते जो अपनी प्रतिभा के साथ आते। तो मौका ही नहीं मिला और आरक्षण पे सिर्फ ड्रामा किया गया है। आरक्षण जो मौका चाहिए था वो मिला ही नहीं मुझे। जैसा कि आपने कहा कि राजनीति में अपने गुलाम को तैयार किया, क्या दलित समाज में कोई इस तरह का नेता नहीं था कि किस तरह का विरोध करे कि ये इस तरह के गुलाम को जो तैयार करते हैं उसके? हुए हैं, दलित समाज में नेता हुए। एक तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आपके सामने उदाहरण है। बाबा साहब को भी रोकने के लिए बहुत कोशिशें होती थी और बाबा साहब को आपको पता है, एक तो कभी अपनी सरकार नहीं बना पाए, लेकिन दलितों के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खुद अपना चुनाव हार जाते थे, लेकिन क्षमता थी, वो काबिल व्यक्ति थे, महापुरुष थे। उसी तरह से उनके बाद मान्यवर कांशीराम साहब का उदय हुआ, जिन्होंने अपना प्लेटफॉर्म खड़ा किया और हर बात बड़ी बेबाकी से कहा, खुल के कहा और अपनी बात, अपने मुद्दों पे बात किया। और कभी भी ऐसी ताकतें जो दलितों के खिलाफ काम करती हैं, उनके साथ, उनके सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि अपनी शर्तों पे उनको घुटने टेकने के लिए उन्होंने मजबूर किया और आगे। अब अलग बात है कि मान्यवर कांशीराम साहब ने जो लड़ाई शुरू किया और जिसको भरोसा करके नेतृत्व दिया उन्होंने,
वो उस पे खरा नहीं उतरी। वो आज बीजेपी के हाथों में खेल रही हैं। जैसे बीजेपी को लग रहा है बिन मांगे सलाह देती है, सलाहकार हो गई हैं कि बीजेपी को ये करना चाहिए, जबकि विपक्ष का ये रोल नहीं होता। विपक्ष तो अटैक करता है। और आज मानवर कांसीराम साहब के बाद जो मानवर साहब ने बहन जी को नेतृत्व दिया, उन्होंने ईमानदारी से अपने फर्ज का दायित्व का निर्वहन नहीं किया, बल्कि वो परिवार में फंस गई, अपने भाई भतीजा भाभी और उस जाल को बीजेपी, और वो खुद रुक गई। लेकिन ऐसा नहीं कि समाज में लड़ने वाले लोग नहीं हैं, लड़ने वाले लोग हैं, लड़ रहे हैं, और बहुत सारे लोग तैयार होंगे। कभी भी ये नहीं कि इनके बाद कौन, इनके बाद कौन, इनके बाद बहुत कुछ है अभी आगे आप देखेंगे। जैसा कि अंबेडकर जन मोर्चा और पीस पार्टी एक साथ हो रही है, क्या लगता है? अंबेडकर जन मोर्चा पीस पार्टी इसलिए एक साथ हो रही है कि हम जो हिंदूवादी व्यवस्था है, हम दलित वहां तिरस्कृत हुआ, अपमान सहा, रास्ते में चलने का हक नहीं था, शिक्षा लेने का हक नहीं था, साथ में बैठ के किसी के खाना नहीं खा सकता था। दलित हिंदूवादी व्यवस्था में जब उनको वोट लेना होता तो दलित को हिंदू बनाते हैं, खिचड़ी खिलाते हैं, लेकिन उनका हक नहीं देते। उसी तरह से जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज में भी सामाजिक गैर बराबरी बहुत बड़ी है। वहां भी गरीब